आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके टर्म वन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आने हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन और कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी आएंगे जो कि मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। वीडियो को आप देखेंगे और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। आपकी पहली बुक में आपको पता है 4 चैप्टर आ रहे हैं, चारों चैप्टर में आपको इस सिंगल वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ऑप्शन है देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। और देश में तालमेल बनाए रखने के लिए भी संविधान चाहिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी चाहिए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि अपना यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। आपको देखो ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब लागू हुआ। तो कब बनकर तैयार हुआ पहले ये जान लो, 26 नवंबर 1949 को तो बन गया था, यानी बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने ये किया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। देखो अभी वही डिस्कस किया था हमने कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर पूछे कब लागू हुआ तो बोलोगे 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया था। ऑप्शन में है आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, आपको पता होगा कि जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी तो उस समय में अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, तो किसे बनाया गया था। ऑप्शन में है आपके सामने भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये इसके टेम्परेरी या अस्थायी सदस्य के रूप में आप देख सकते हैं इन्हें। ठीक है, इनको अस्थायी सदस्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष तो आपको पता लग गया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अगली जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, नेक्स्ट बैठक जो हुई थी, सेकंड बैठक, वो 11 दिसंबर को हुई थी 1946 को। तो उसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन सी, इनको बना दिया गया था परमानेंट। ठीक है, ये स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। यहाँ पे देखो मूल संविधान की बात चल रही है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, ओरिजिनल संविधान, तो उसमें 395 आर्टिकल थे, यानी अनुच्छेद थे। ठीक है, तो यह आंसर हो जाएगा अपना बी। संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था। ऑप्शन है कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुस्लिम लीग जो थी इसने इसका बहिष्कार किया था क्योंकि अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे और अपना अलग संविधान बनाने की बात कर रहे थे। तो बी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन का प्रावधान कहां से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, यहां से संशोधन का प्रावधान लिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अलग अलग देशों से हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान लिए गए, इसीलिए इसको हमारे संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, ये शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों को अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ये कुछ साझे मूल्यों को अभिव्यक्त करता है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये आपका सही नहीं है। ठीक है, यानी कि संविधान का काम ये नहीं है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, बाकी सारे काम है। अब सत्ता में तो कैसे भी लोग आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कानून निर्माण की विधि और सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान कहां से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में है आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषता बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, बिल्कुल सही है। ना अधिक लचीला ना अधिक कठोर, बिल्कुल सही है, क्योंकि जरूरत के अनुसार इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ना तो बहुत ज्यादा लचीला है और ना ही बहुत ज्यादा कठोर है। दुनिया का सबसे सफलतम संविधान में भारत के संविधान का नाम आता है, ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन भी आपका सही है, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है झंडा समिति जो थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो जेबी कृपलानी थे ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान सभा का गठन की सिफारिश किसके आधार पे की गई थी? तो कैबिनेट मिशन आपने पढ़ा होगा, कैबिनेट मिशन के आधार पे ही संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला है कि संविधान सभा जो थी संविधान की यहाँ पे सभा आएगा, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही है या गलत? आपको यह पहचानना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है, गलत हो जाएगा। ठीक है, संविधान ये जरूर बताता है कि सरकार की क्या शक्तियां हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन सरकार का गठन नहीं करेगा संविधान। अगला है संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है, इसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है, ये भी गलत है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, ठीक है, और आदर्शों तथा मूल्यों का इससे कोई सरोकार नहीं, ये गलत है। आदर्शों और मूल्य वाली लाइन जो ये गलत है, तो ये भी गलत है। संविधान एक नागरिक को एक नई पहचान देता है, ये सही है। तो देखो ऊपर के तीन जो है ये गलत है, ए बी सी गलत है और डी जो है सही है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, सरकार का गठन जो है वो संविधान के दायरे में होगा। यहाँ पे हो सकता है आपको ए में भी सही लग रहा हो, लेकिन इसमें एक बहुत मामूली सी मिस्टेक है, वो आपको पहचाननी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, सोवियत संघ से, फ्रांस से या जर्मनी से? तो देखिए मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका से लिया गया, यानी यूएसए से। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो सोवियत संघ, रूस आपने पढ़ा होगा, यहाँ से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से ये एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाते हैं। अब चलते हैं एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कथन और कारण के। देखिए कथन और कारण आपको कैसे करने होते हैं। सबसे पहले आपको आपके सामने इसमें दो स्टेटमेंट होती है, कथन और दूसरी कारण। तो आपको कथन को पढ़ना होता है, कारण को पढ़ना होता है। हो सकता है आपके पेपर में कथन की जगह अभिकथन लिखा हो और कारण की जगह तर्क लिखा हो, तो कंफ्यूज मत होना, यही मतलब है, ठीक है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जांचेंगे सही है या गलत है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जांचेंगे सही है गलत है, अगर लगता है सही है तो उनके बीच में कनेक्शन देखा जाता है, और अगर सही लगता है फिर उसके आधार पे फिर ऑप्शन को देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, हमने पढ़ा था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ये कथन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। हम इस पर सही का टिक निशान लगा देते हैं, टिक कर देते हैं इसको। कारण को पढ़ते हैं। इसका निर्माण 2 साल 11 महीने 18 दिन में हुआ, यानी भारतीय संविधान जो बना था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था। क्या ये सही है? अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता है बिल्कुल ठीक है, यानी कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और कहीं ना कहीं इसके बारे में ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, तभी तो उसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन यानी लगभग 3 साल लग गए, तो बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय मूल संविधान में 6 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब देखो मूल में भी 6 थे और अभी भी 6 है। यहाँ पे एक गड़बड़ है, आपको यह पहचानना है कि गलत क्या है। भारतीय मूल संविधान में 6 मौलिक अधिकार नहीं थे, बल्कि 7 मौलिक अधिकार थे। तो ये आपका कथन जो है ये गलत है बिल्कुल। कारण को पढ़ते हैं, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। क्या ये सही है? ये सही है, बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें से जो संपत्ति का अधिकार कभी मौलिक अधिकार होता था उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया, यानी अब उसकी संख्या 6 बची। यानी कारण आपका सही है बट कथन जो है वो गलत है। तो अब देखिए कथन आपका गलत है लेकिन कारण जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। संविधान सभा और उसमें बहुत सारे मेंबर थे, उन सब ने मिलकर संविधान का निर्माण किया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। संविधान सभा जो थी उसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश से हुआ था, ये भी ठीक है। कैबिनेट मिशन के आधार पे ही संविधान सभा को बनाया गया था, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। वर्तमान की बात करें तो आपको पता होगा कि आज के समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे, जस्ट अभी डिस्कस किया हमने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ठीक है, ऑप्शन देख लो एक बार, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, 3 4। तो भाग 3 में, ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी को शक के आधार पे गिरफ्तार करना है, यानी कि किसी ने क्राइम नहीं किया है लेकिन
शक है कि वो क्राइम कर सकता है, इस आधार पे गिरफ्तार किसी को करना क्या कहलाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, निवारक नजरबंदी, परमादेश, या इनमें से कोई नहीं? तो उसको निवारक नजरबंदी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? ठीक है, ध्यान से देखो, 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 47वां? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 44वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है 1976, 1977, 1978, 1980। तो 1976 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ठीक है, तो जो आर्टिकल 32 है, जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। इसको क्या है, डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर BR अंबेडकर, इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, ये भी आपको लाइन याद रखनी है, आगे है क्वेश्चन मैंने रखा है, तो आपको आगे दिखाऊंगा। संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य की संख्या बताइए। तो 11 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है आज के समय में, अगर हम वर्तमान की बात करें तो। संपत्ति के अधिकार को 1978 में किस पार्टी की सरकार ने मौलिक अधिकार की जो सूची थी उससे हटा दिया था और इसको एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया था? आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर के अंदर। तो आंसर है जनता पार्टी ने। अगला है, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देखो, 1925, 1926, 1927, 1928। आंसर आपका हो जाएगा 1928 में। अनुच्छेद 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछते हैं। आर्टिकल जो 17 है आपका, ये इसका संबंध किससे है? तो ये है छुआछूत की समाप्ति। ठीक है, यानी कि अस्पृश्यता, या फिर अस्पृश्यता की जगह आपको छुआछूत भी लिखाएगा, छुआछूत की समाप्ति, तो भी आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है, अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अभी हमने पढ़ा था, आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन में 91, 92, 93, 94। तो ये 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, या फिर कह लो इसका गठन हुआ था। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो ये ऑप्शन सी है, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अगला है कि संपत्ति के अधिकार को 1978 में किस पार्टी की सरकार ने मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था? आई थिंक ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। जनता पार्टी, आपने पढ़ा ही था अभी। एक सेकेंड, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यस, ये हो गया है, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन, भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से प्रावधान लिया गया है। बिल्कुल लिया गया है, अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान लिए गए। कहीं से हमने संशोधन का प्रावधान ले लिया, कहीं से मौलिक अधिकार ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया, ऐसे ऐसे लिया गया है। विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान के कारण इसको उधार का थैला कहा जाता है। देखो, पहला भी स्टेटमेंट जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है और कारण बिल्कुल ठीक है, दोनों ही सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, यानी इसकी सही स्पष्टीकरण है, सही एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में जरूरत पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, कथन बिल्कुल सही। आपको पता है कि जैसे जैसे मतलब संविधान में कई सारे संशोधन हुए, जैसे जैसे मतलब आवश्यकता ऐसा महसूस हुई कि भाई इस कानून में बदलाव करना चाहिए, तो संशोधन किया गया है। तो ये आपका कथन ठीक है। कारण को देखते हैं, संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? कथन और कारण जो है दोनों सही है और इसको एक्सप्लेनेशन भी ठीक कर रहा है ये। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने चैप्टर नंबर 3 से, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, मतदाता सूची तैयार करना भी उसका काम है, आचार संहिता लागू करना भी उसका काम है। चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार करना कभी भी चुनाव आयोग का काम नहीं होगा। ऑप्शन डी आप समझिए, कभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1945, 47, 50, 55। तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन है 320, 321, 324 या फिर 336।
तो 4 ऑप्शन है, तो हमारा जो आंसर है सी ये हो जाएगा, आर्टिकल 324 324 के आधार पे, ठीक है, चुनाव आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग की सहायता करने के लिए हर राज्य में कितने मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं? तो एक होता है, ठीक है, एक चुनाव अधिकारी होता है जो उनकी सहायता के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि मतदाता सूची कौन तैयार करता है? ऑप्शन है भारत सरकार तैयार करती है, सुप्रीम कोर्ट तैयार करेगी, या चुनाव आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग का काम होता है मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है, ना तो इसको सरकार करेगी ना इसको कोर्ट करेगी। अगला क्वेश्चन है कि कोई फैसला लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, इसलिए अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है सीमांकन, चुनाव आचार संहिता, या उपरोक्त सभी। तो चुनाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता है कि हर फैसले में हर व्यक्ति नहीं शामिल हो सकता, तो वो क्या करता है अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेज देता है चुनाव के जरिए। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य है? राजनीतिक दलों को मान्यता देना चुनाव आयोग का काम होता है, ठीक है, राजनीतिक दलों की चुनाव चिन्ह जो बांटे जाते हैं वो भी इनका काम होता है। गड़बड़ी होने पे मतदान को रद्द करना भी इनका काम होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी स्त्री एवं पुरुष अन्य भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है, आप सभी जानते हैं। तो ये इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, भारत में सभी को मतदान करने का अधिकार है, और एज जो है 18 या फिर 18 से ज्यादा होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ठीक है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव अगर लड़ना चाहें तो कम से कम आपकी जो एज है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। भारतीय चुनाव प्रणाली का दोष, यानी भारतीय जो चुनाव प्रणाली है उसमें कुछ कमियां हैं, वो कमियां कौन सी नहीं है, ठीक है, इसमें पूछा हुआ है कि कमियां जो है वो कौन सी नहीं है। धन अधिक खर्च करना, ज्यादा पैसा खर्च होता है चुनाव में, ये कमी है। वोटों को खरीदा भी जाता है, ये भी कमी है। हिंसा, जाति, धर्म के नाम पे वोट लिए जाते हैं, ये भी कमी है। लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराना ये कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखो, अब यहाँ पे आपसे पूछा कि कौन सा मतलब भारतीय चुनाव प्रणाली का कौन सा दोष है, यानी कौन सी कमियां हैं। धन का अधिक खर्च करना कमी है, वोटों को खरीदा जाना कमी है, हिंसा और जाति के धर्म के आधार पे वोट मांगना ये भी कमी है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोनों ही क्वेश्चन आपके काफी मिलते जुलते थे, बिल्कुल, बस आपको फर्क समझना था कि कहाँ पे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी? तो जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत की गई थी, ठीक है। पहले क्या होता था कि 21 वर्ष का जो व्यक्ति होता था, स्त्री पुरुष भारत में, वही वोट दे सकते थे, लेकिन बाद में इस उम्र को घटा के 18 साल कर दी गई थी, ठीक है, जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को तय करने का कार्य कौन करता है? तो जो परिसीमन आयोग होगा ये करता है, ठीक है, चुनाव आयोग इसकी सहायता भी करता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर हो जाता है। अब देखो इसमें से कथन और कारण के क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है, सभी जानते हैं। अगला है कि प्रथम चुनाव आयोग देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है, मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ पे आएगा आयुक्त, प्रथम चुनाव आयुक्त राजेंद्र प्रसाद थे, क्या ये सही है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गलत, ठीक है, क्योंकि कारण जो है गलत है। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था इसके ऊपर, मैंने आपको बताया था कि जो भारत के चुनाव आयोग के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने उनका नाम क्या है पढ़ा था, सुकुमार सेन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दे दिया? राजेंद्र प्रसाद दे दिया, यानी कि यहाँ पे गलत दे दिया। तो आपको क्या पढ़ना था? कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन को। आपको डी ऑप्शन देखो, कथन तो सही है लेकिन कारण जो है गलत है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही, ठीक है। कथन देखिए, कोई फैसला लेने में सभी नागरिक डायरेक्ट भाग नहीं ले सकते, इसलिए प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। कथन ठीक है, कारण भी सही है और इसको बिल्कुल जबरदस्त एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 8 से होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं, देखिए इसमें ना हम बुक 1 के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, हालांकि मैंने चैप्टर की जो वीडियो बनाई थी वहां पे भी सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। यहाँ पे मैंने केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, वहां पे थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे।
और यहाँ पे कुछ कथन और कारण के भी क्वेश्चन डाल दिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं स्थानीय शासन के सामने आती है? धन की कमी बिल्कुल आती है, आय से अधिक खर्च ये भी आती है, जनता में जागरूकता का अभाव ये भी आती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? उपरोक्त सभी, ये सारी समस्याएं आती हैं। अगला है कि स्थानीय शासन के विषय को संविधान की किस सूची में रखा गया है? ठीक है, तो ये राज्य सूची का विषय है। अगला है कि स्थानीय शासन का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये ब्राजील से ग्रहण किया गया है। संविधान का 73वां संशोधन कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992, ये याद रखना आपको। स्थानीय शासन के निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है, थुंगन समिति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको, पेपर में बहुत पूछा जाता है। देखो ये क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लेना आप एकदम। 73वां संविधान संशोधन डैश के स्थानीय शासन पे से संबंधित है। देखिए गांव से संबंधित है और ये इसके तहत पंचायती जो व्यवस्था है इसको अपनाया गया था। ठीक है, अगला है नगर निगम के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 साल होनी चाहिए। 21 से कम होगी तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, 21 से ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन इससे 21 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला है स्थानीय शासन किसे कहते हैं? केंद्र के स्तर के शासन को स्थानीय शासन बिल्कुल नहीं कहते, काट दो। राज्य के स्तर को भी नहीं कहेंगे, गांव और जिला के स्तर के जो शासन होता है उसको हम कहेंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला है त्रिस्तरीय ढांचे के अनुसार मध्य पे कौन सा आता है? ठीक है, मध्य पे, तो देखिए मध्य पे आएगा मंडल या तालुका। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। सबसे छोटे लेवल पे बात करें ग्राम पंचायत होगा, बीच की बात करें तो मंडल हो जाएगा, मंडल या इसको तालुका भी कह सकते हैं, और बड़े स्तर की बात करें सबसे बड़े की तो जिला पंचायत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे मध्य पूछा हुआ है तो मध्य आपको याद होना चाहिए। अब देखो अगले क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछ लिया सबसे ऊंचे स्तर पे, तो सबसे ऊंचे स्तर पे क्या होता है? जिला होता है। ठीक है, जिला स्तर, जिला पंचायत कह लो आप इसे। अगला है कि अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कैसा है? आप देखोगे तो त्रिस्तरीय ढांचा है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी बहुत पूछा जाता है आपसे। अगला है कि किस वायसराय ने स्थानीय शासन को के निर्वाचित निकाय को बनाने की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा इसका आंसर, और ये पेपर में आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद करके जाना है आपको। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और भारत में डैश के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, तो ये नीति निर्देशक तत्व जिसको डीपीएससी भी कहा जाता है, इसके तहत की गई है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, ये हो जाता है हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म। अब बात कर लेते हैं कथन और कारण वाले क्वेश्चन की। कथन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर अपना हो जाएगा ए। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर वो खत्म हो जाता है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। ये थी हमारी बुक 1, और बुक 2 चाहिए अगर आपको, वैसे मैंने बना रखे हैं पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी आपको चाहिए एक ही वीडियो में, तो मैं एक ही वीडियो में बुक 2 भी बना दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।